नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की, जिसमें कि हम तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की, जहां पर आपको बता दें कि आज बेहद खास दिन है, क्योंकि लोकसभा में आज इनकम टैक्स बिल जो है वो रखा जाएगा। ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा। उसी के साथ साथ जेपीसी की रिपोर्ट भी आज सामने रखी जाएगी। तो आज का ये दिन काफी ज्यादा खास। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां फ्रांस के बाद उनका अब अमेरिका का दौरा है और वॉशिंगटन डीसी जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया और काफी अहम चर्चाएं जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी रहने वाली है। बिल्कुल, इसी बीच हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक की, जहां पर की गिरफ्तारी से बचने के लिए अमानतुल्लाह जो है वो अब राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख उन्होंने किया है, क्योंकि अब उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाएं। उन पर कई तरीके के आरोप यहां पर लगाए गए हैं, जिसके बाद कि उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। बिल्कुल, यहाँ आगे बढ़ेंगे जहां पंजाब को लेकर बात होगी। आपको बता दें 12 बजे कैबिनेट की बैठक जो है वो होने वाली है। पंजाब के कई बड़ी चीजों को लेकर चर्चा होगी, सभी मंत्रिमंडल उसमें मौजूद होगा। चाहे फिर फाइनेंशियल कंडीशन जो पंजाब की इस वक्त है उसको लेकर चर्चा की जाए, या फिर पंजाब को किस तरीके से इको फ्रेंडली बनाया जाए, इको पॉइंट्स जो है वो बनाए जाए, ये सभी चर्चाएं जो है इस मीटिंग में की जाएंगी। बिल्कुल, इसी के बाद बात अब होगी प्रयागराज को लेकर, क्योंकि वहां पर सभी स्कूल्स जो हैं वो 13, 14 और 15 यानी कि इन 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई जरूर होगी। ऑनलाइन माध्यम से जो है वो यहाँ पर प्रयागराज में बच्चों की पढ़ाई होगी। तो चलिए अब हमने नजर डाली है हेडलाइंस पर। इसी बीच में हम शुरुआत करेंगे प्रोग्राम को लेकर, जहां पर आज का दिन जैसे मैंने बताया काफी ज्यादा खास रहने वाला है और लोकसभा में आज इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश होगा। और बिल को पिछले हफ्ते कैबिनेट से मंजूरी मिली थी, बजट जो है वो पेश किया गया था। और उसी के साथ साथ एक और खबर, जेपीसी की रिपोर्ट भी आज ही के दिन पेश की जाएगी। तो बिल्कुल ये दो अहम चीजें, यानी कि वक्फ संशोधन बिल और साथ ही साथ इनकम टैक्स बिल, इन दोनों पर आज जो है वो संसद में चर्चा की जाएगी। और काफी ज्यादा हंगामेदार जो है बताया जा रहा है कि संसद रहने वाला है, जहां पर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर अगर बात की जाए तो इसे असंवैधानिक जो है बताया गया। दूसरी तरफ जिस तरीके से इनकम टैक्स बिल को लेकर बात की गई तो उसे लोकतंत्र के खिलाफ जो है वो बताया गया। तो सीधी तस्वीरें लोकसभा से आप देखिए इस वक्त, जहां पर ये दोनों बिल जो है पेश होने वाले हैं। रिपोर्ट जो है जेपीसी की सौंपी गई थी और आपस में पक्ष विपक्ष कैसे दिखते हैं, कैसे इस मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बिल पर चर्चा करते हैं आपके सामने। तरीके से गतिरोध करते हैं, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। आपने इतने साल शासन किए हैं, आप सदन में व्यवधान करना चाहते हैं, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। मैंने कहा 12 बजे जब होगा, जब विषय रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यों ने कई बार मुझसे मिलकर कहा है कि प्रश्नकाल के अंदर हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं और आप महत्वपूर्ण विषयों को सदन में नहीं लाना चाहते, मंत्रीगणों को जवाब नहीं देना देते। आप सरकार की प्रश्नकाल में सरकार की जवाब देते होती है। ये सबसे संसद का महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद की मर्यादाएं, परंपराओं को बना के रखें, अच्छी परंपराएं शुरू करें। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको बोलने की इजाजत दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर किसी मुद्दे की इजाजत नहीं दी जाती। ये परंपराएं और नियम है संसद के। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, माननीय सदस्यों का हक अधिकार छीनना चाहते हैं। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा जो है देखने को मिला है, जिसके चलते पहली बार निर्वाचित सांसदों को प्रश्न पूछने दें, ये स्पीकर की तरफ से कहा गया है। और यहाँ रिपोर्ट पेश होते ही राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा जो है वो देखने को मिला। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी जो है रिपोर्ट पेश कर रही है, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। और लोकसभा में अगर बात की जाए तो फिलहाल इनकम टैक्स बिल को लेकर चर्चा हो रही है। पहली बार निर्वाचित सांसदों को क्वेश्चनिंग करने दी जाए, ये स्पीकर की तरफ से कहा गया। लेकिन वही जो अंदाजा लगाया गया था कि हंगामा जो है देखने को मिलेगा, तो वैसा ही हुआ और हंगामा बिल्कुल देखने को मिला। फिलहाल ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जिन पर हर किसी की नजर थी, लेकिन इसके चलते अब बता दें कि आपको लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जब भी इस तरीके से किसी चीज का अरेंज किया जाता है, संसद का जो पूरा अगर बजट की बात की जाए काफी खर्च होता है, और इसी में मुद्दों को जिन पर जनता वेट कर रही होती है कि आखिरकार क्या कुछ रिजल्ट निकलेगा, जब हंगामे सामने आते हैं तो इस तरीके से कार्रवाइयां जो है वो स्थगित कर दी जाती है और सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। और पहली बार जिस तरीके से ये कहा गया, स्पीकर की तरफ से कहा गया कि पहली बार जो नवनिर्वाचित संसद है उन्हें भी बोलने दिया जाए, तो ये भी एक बड़ी बात है कि आखिरकार विपक्ष सिर्फ यही एजेंडा, हंगामे का एजेंडा लेकर जब सामने आता है तो चर्चाएं जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अभी फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है, क्योंकि विपक्ष ने हंगामा जो है वो काटा है। और इसी बीच में सदन में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद ये कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। फिलहाल राज्यसभा में ये कार्यवाही लगातार जारी है और जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो पेश की जा रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ लोकसभा के हवाले से बात की जाए तो वहां पर ये खबर सामने आ रही है कि ये कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा काट रहा है। और ये पहली बार नहीं है, जब भी यहाँ पर असेंबली का यहाँ पर कार्रवाई होती है, इसको लेकर हमेशा से यही तस्वीरें देखी जाती है कि हंगामेदार ये सदन का सत्र देखा जाता है, जिसके बाद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हों या फिर अलग से जो मुद्दे हैं, वो वहीं पर धरे के धरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो मुद्दे की बात है वो नहीं हो पाती और हमेशा कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। लोकतंत्र की ये तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। और लोकसभा की बात की जाए तो वहां पर लगातार कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। 2 बजे के करीब ये कार्रवाई फिर से शुरू होगी। लेकिन राज्यसभा से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर सदन के पटल पर ये जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो अभी फिलहाल सामने रखी जा रही है। तो हमारे साथ ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता सीधे दिल्ली से, उनसे जानेंगे। ताबिश, आप बताइएगा, जहां पर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित 2 बजे तक, राज्यसभा में जेपीसी का जो यहां पर रिपोर्ट है वो पेश की जा रही है, दोनों के हवाले से जानकारी दीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मुद्दे वहीं पर रह जाते हैं और हमेशा से कार्रवाई जो है वो स्थगित हो जाती है हंगामे के चलते। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। विपक्ष लगातार सुबह से हंगामा कर रहा था और राज्यसभा में जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसको पटल पर लाया जा रहा है। अब ऐसे में देखिए, आज सुबह जगदम्बिका पाल जो जेपीसी कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि हम राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त सदनों में जेपीसी जो वक्त बोल के लिए बनाई गई है उसमें हम रिपोर्ट आज पटल पर पेश करेंगे। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष कल से ही नाराजगी जाहिर कर रहा है। विपक्ष के कई सांसद ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने बीजेपी यानी सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, जो उन्होंने संशोधन के लिए प्रस्ताव दिए थे, उनको मंजूर किया है, और विपक्ष की तरफ से जो सांसदों की तरफ से जो संशोधित प्रस्ताव दिए गए थे उनको नामंजूर कर दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि सरकार अपने ही हिसाब से जेपीसी को चला रही है और अपने ही हिसाब से वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर जो संशोधन है वो किए गए हैं। 655 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जा रही है। इसमें लगभग 44 संशोधन विपक्ष की तरफ से दिए गए थे, जिन पर सरकार ने अपनी रिपोर्ट, चूंकि जेपीसी कमेटी के जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 30 तारीख को हाल ही में लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करा दी थी। उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इसी सेशन में ये बिल पटल पर आ जाएगा और आज इस बिल को पटल पर आना है और इसीलिए आज सुबह से ही हम लगातार हंगामा देख रहे हैं। लोकसभा में देखिए कार्रवाई स्थगित हो गई और चूंकि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज अंतिम दिन है सत्र का, यानी 13 फरवरी आज लास्ट दिन है। अगर आज ये रिपोर्ट सही से पेश हो पाती है तो ये रिपोर्ट आज आ सकती है, वरना फिर ये आगे डिले हो सकती है।
सकती है। अब देखिए 2 बजे तक के लिए तो सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई और लेकिन राज्यसभा में लगातार हंगामा सवाल है। यहाँ ये भी है कि अगर विपक्ष एक तरफ जो जेपीसी की रिपोर्ट सौंपी जाती है उसे वक्फ संशोधन को लेकर बात की जाए, उसे असंवैधानिक बता दिया जाता है, और यहाँ पर इनकम टैक्स बिल को लेकर अगर बात की जाए तो इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया जाता है। लेकिन कंक्लूजन निकालने के लिए भी तो बातचीत होना जरूरी है। कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो जाती है तो इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा? देखिए विपक्ष के सांसदों से ये सवाल लगातार हम कर रहे हैं कि अगर इस तरह से कार्रवाई स्थगित होगी तो रास्ता जो बीच का है वो किस तरह से निकलेगा। तो उनका कहना ये होता है कि सरकार बातचीत करना ही नहीं चाहती है, सरकार अपने मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है, अपना एजेंडा आगे प्रस्तुत कर रही है। जिस तरह से जनता ने जो हमें नुमाइंदों के तौर पर चुन करके भेजा है और हम जनता की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए अपोजिशन की तरफ से आरोप लग रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई है, ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत अहम बिल है। देखिए वक्फ भी एक अहम बिल है और इनकम टैक्स को लेकर के जो बिल आना है वो भी अहम बिल है। तो इन दोनों बिलों को आज आना था, इन दोनों बिलों पर आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतिम चीज हो जानी थी। लेकिन अब जिस तरह से कार्रवाई हुई है, हंगामा हुआ है, हंगामे के बाद सदन स्थगित हुआ है, राज्यसभा में भी लगातार हंगामा है, तो ये ताबिश बहुत कहीं ना शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ताबिश कमाल दिल्ली से अपडेट कर रहे थे सदन के हवाले से, जहां पर राज्यसभा में कार्रवाई जो है वो चल रही है, जेपीसी की रिपोर्ट पेश हो रही है। दूसरी तरफ लोकसभा में कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है क्योंकि लगातार विपक्ष द्वारा हंगामा हो रहा था। इसी बीच में अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ले चलेंगे, जहां पर कि सीएम धामी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार इसको लेकर चिंतित रहेंगे और शीतला क्रीक मॉडल की बात जो हम कर रहे हैं ये बड़ा आदर्श मॉडल है और इस मॉडल पर लगभग हमारे सभी जिले अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विभाग भी आगे बढ़ रहा है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे राज्य के अंदर 71% जो विभाग है वो वनों से आच्छादित है, घने वनों से आच्छादित है, जो पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु ये बहुत हमारे लिए मैं कहूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष हमारी जो वनाग्नि, हमारी वन संपदा, इसकी चुनौतियों से हमको जूझना पड़ता है और ये वनाग्नि न केवल हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारे गांव, खेतों और जनजीवन को भी पूरी तरह से प्रभावित करती है। और अभी उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने बताया कि कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टप्पाव वालों ने भी बताया। तो सभी जिलों में अच्छा काम हो इसको लेकर, इसके पीछे जो हमारा ये भी है और जो घटनाएं पीछे हुई हैं उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा लगभग 3-4 महीने से लगातार इस बात पर जोर रहा है कि आगे जो वनाग्नि की समस्याएं, जो चुनौतियां हमको जिनका सामना करना पड़ता है उसको हम आसानी से पार कर पाए, उन चुनौतियों का आसानी से सामना कर पाए। और कल भी माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि इस बार हमको पहले से तैयार होकर पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आकर जो है हमको काम करना है। और पिछले सालों में कृपया माइक बंद कर। पिछले सालों में हम लोगों ने तैयारियां हम हर बार करते हैं, लेकिन अचानक हमारे सामने ये स्थितियां उत्पन्न हो गई जो हमने जिसकी अपेक्षा नहीं करी। अब यही आपदा है, इसीलिए आप आज बैठे हैं। आपदा यही जो बिना किसी उसके आ जाती है, क्या बोलते हैं कि आपदा का क्या है डेफिनेशन? आपदा सर वो किसी भी टाइम पे बिना बताए, कभी भी किसी प्रकार में बड़े बृहद रूप में भी और मतलब कंटीजेंसी के तौर पे बिना किसी सूचना। तो ये आपदा जैसी स्थिति हमारे लिए पैदा हो गई और कई स्थानों पर तो धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था, पानी भी ला रहे थे, सेना भी आ रही थी, वो भी आ रही थी, अखबारों की सुर्खियां हम ही लोग बने हुए थे। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि उस समय देश के आम चुनाव चल रहे थे और मैं यमुनानगर के बाद हम शिमला गए थे
और शिमला जाते समय कुछ देर गाड़ी से मैं गया तो वहां भी काफी जंगलों में आग लगी हुई, लेकिन वहां का कोई समाचार नहीं था। अगले दिन मैंने देखा तो ये भी थोड़ा सा जिसके क्षेत्र में आग लगे, जहां की बनावनी हो, उन लोगों को फ्रंट फुट पर आकर काम करना चाहिए और पूरी ओनरशिप देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और किसी एक विभाग का न होकर ये हमारे समूचे तंत्र का एक काम है। जब समूचा तंत्र आगे आएगा, केवल मीडिया की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मीडिया भी एक हमारा पार्ट है बहुत बड़ा, जो हमारी बातों को आगे पहुंचाता है, जन जन तक हम क्या कर रहे हैं उसको पहुंचाता है। मीडिया हमारी बातों को सकारात्मक रूप से तभी लिखेगा जब हम उसको सकारात्मक रूप से हमारी ब्रीफिंग भी होती है, ये हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हम इस बार पहले से तैयारी कर रहे हैं। कुछ तलैया बनाने का जो पिछली बार एक बार सुधांशु जी हमने आपको कहा था कि कुछ तलैया छोटी छोटी बनाएंगे, हाँ मतलब जैसे फायर लाइन बनती है उसी प्रकार की छोटी छोटी तलैया मॉडल, ये जिससे कि नमी जो है चाल खाल ये सब बना रहे। और तीसरा हमने कहा था कि जो हमारा जलागम विभाग है, जलागम विभाग को भी हम इसमें सम्मिलित करें। हमने वन पंचायतों को और इनको शामिल कर लिया, योग मंगल दल, महिला मंगल दल, अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन, इसके साथ साथ नौजवान युवा विद्यार्थी स्कूलों में भी हम इसका जो है कहीं न कहीं जागरूकता का अभियान चलाएं। क्योंकि मुझे याद है, मैं बड़ा हुआ हूं तो बिल्कुल मेरा जो गांव है वो बिल्कुल जंगलों में चारों तरफ है। कोई आदमी यहाँ पर उस इलाके में काम किया हुआ होगा तो जानता है, चारों तरफ जंगल। थोड़ा आगे जाएंगे नेपाल, सामने देखेंगे शारदा मैया, इधर देखेंगे भारामल बाबा का, उधर देखेंगे पूर्णागिरी मैया का, पूरा सुरई रेंज जो आती है, वन विभाग में सुरई रेंज है, तराईपुर की, तो वो जंगलों के बीच में पहले कभी आग लगती थी तो लोग तुरंत हो जाते थे, अरे आग लग गई, आग यहाँ तक आ जाएगी, आग यहाँ तक आ जाएगी, हमारे जानवरों के लिए चारा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इस प्रकार का एक वातावरण बनता था कि वो कहीं न कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। और आज हम उस स्थिति से थोड़ा दूर हो रहे हैं। आज लोगों को आग लग रहा है कि मेरे घर में थोड़ी नहीं लग रही है। ये बताना है कि आपदा अगर कहीं भी आएगी, मान लीजिए आपदा धारचूला के दारमा में आ गई, उत्तरकाशी के भटवाड़ी जिले में आ गई, कहीं आ गई। सुन रहे थे जहां पर कि देहरादून में सीएम धामी जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी बीच में वनाग्नि की घटना जो लगातार बढ़ रही है उसको लेकर तमाम बातें वो साफ कर रहे थे। इसी बीच अब बात होगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर है और फ्रांस के बाद अब अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वो मुलाकात करेंगे और इस बीच में तुलसी की बात की जाए, जो कि वहां की एक मिनिस्टर हैं जो कि इंडिया से बेसिक बिलोंग करती हैं, उनसे भी सबसे पहली मुलाकात की गई है। तो आपको बता दें कि सभी विश्व भर के जो बड़े नेता हैं या फिर जो बड़े देश हैं, उन सभी की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर टिकी हुई हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर इसमें बातचीत होगी, जिसमें फिलहाल अभी अमेरिका की अगर बात की जाए तो डिपोटेशन का जो सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीयों को यहाँ पर वापस लाया गया उस पर भी चर्चा की जाएगी, ट्रेड के हवाले से बात की जाएगी, बिजनेस के हवाले से बात की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग के साथ भी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि जिस आइडिया के साथ, कंसेप्ट के साथ वो चलते हैं, यानी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के साथ वो चलते हैं, उसमें प्रोडक्शन को बढ़ा के ट्रेड जो है वो बढ़ा दी जाएगी। और ये प्रवासियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का यहाँ पर काफी भव्य स्वागत जो है वो किया। और फिलहाल फ्रांस के बाद अमेरिका जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत जो है वो किया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है कहा जा रहा है, जहां इमिग्रेशन से लेकर डिपोटेशन और टैरिफ इन सभी संबंधित मामलों से जो है वो
बातचीत होगी। तो फिलहाल हमारे साथ करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ चुके हैं। करोड़ी जी, बताइएगा, एक के बाद एक मुद्दे जो है वो खबरों में निकलकर सामने आ रहे हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन ट्रेड, बिजनेस, ये सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर रखा गया है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि एक देश के सदर दूसरे देश के सदर से मुलाकात करने जाते हैं तो उनके साथ वो अकेले नहीं जाते हैं, बहुत से अपनी टीम को लेके जाते हैं और उसमें सियासी मुद्दों से लेकर सरमाएकारी तक के मुद्दे, तिजारत से लेकर तहरीक वतन की बातें की जाती हैं, तकनीकी की बातें की जाती हैं, मुल्क की हिफाजत की बातें की जाती हैं। तो भारत के सदर मोदी जी, अब वजीर आजम मोदी जी और अमेरिका के सदर ट्रंप साहब के बीच में बहुत से मुद्दों को बात होगी जो भारत और अमेरिका दोनों के हित के मुद्दे हैं और उनमें कुछ पे सहमति बन सकती है, लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं उनको सुलझाने का भी प्रयास करेंगे दोनों नेता, क्योंकि दोनों का जो हित है वो एक साथ मिल रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री तिजारत की बात भी करेंगे, तकनीकी की बात करेंगे, भारत की डिफेंस और हिफाजत के लिए अमेरिका से क्या मदद मिल सकती है, तकनीकी मदद, सैनिक साजो सामान, तो सभी तरह के मुद्दों पे बात होगी। लेकिन अभी जो ट्रंप का दृष्टिकोण है वो तीन बिल्कुल करोड़ी जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 9वीं मुलाकात है। ये 9 बार हम ये सेम तस्वीरें, ये एक ही जैसी तस्वीरें हम देखते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होती है, और केवल 3 बड़े चेहरे हैं, 3 ग्लोबल लीडर्स हैं, जिनमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी अब शामिल हो चुका है, जो कि ट्रंप से मिलने के लिए उनके दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहुंचे हैं। तो इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी ग्लोबल लीडर के तौर पर एमर्ज हो रहे हैं। पूरे विश्व भर में उनके फैंस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। देखिए, 3 नहीं, ये चौथे लीडर हैं। इससे पहले नेतन्याहू से मुलाकात कर ली है, उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम से कर ली है, और जो जॉर्डन के सदर हैं वो कल तक वहीं थे। तो मोदी जी चौथे हैं, और ये चारों ही जो हैं वो अमेरिका के मित्र राष्ट्रों में जिनकी साझेदारी है, अमेरिका अपने साझेदार और मित्र मान के चलता है, उनके साथ ही की है। तो देखिए, जो जॉर्डन के किंग से और नेतन्याहू जो इजराइल के उनसे बात की, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इंटरेस्ट और कैसे शांति स्थापित की जाए उसको लेके ट्रंप का फोकस है। और जापान के वजीर आजम और भारत के वजीर आजम से बातचीत करने का मतलब यह है कि एशिया और इंडो पैसिफिक में अमेरिका के हित के लिए किस तरह से इन देशों से साझेदारी की जा सके, तो उनका फोकस बहुत क्लियर है। और वो तीसरी स्टेज पे यूक्रेन वार को वहां भी पीस लाने के लिए हो सकता है कि रशिया विजिट करें या पुतिन को बुला ले वहां। तो निश्चित रूप से उनका फोकस है, बहुत ही फास्ट ट्रैक पे वो चल रहे हैं दुनिया में अमेरिका की लीडरशिप को फिर से स्टेब्लिश करने के लिए और अमेरिका को आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए। और यहाँ पर इस दौरे में ये सब देखा भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो फ्रांस के बाद अब अमेरिका, और बेहद खास ये दौरा रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरतुल्ला खान जो है वो कोर्ट पहुंचे हैं, और यहाँ पर उनके यहाँ पर आप विधायक ने अग्रिम जमानत याचिका जो है वो दाखिल की थी, और राउज एवेन्यू कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी, जिससे बचने के लिए और गिरफ्तारी से बचने के लिए अमानतुल्लाह जो है वो कोर्ट पहुंचे हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेरे पे लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, और अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें क्या कुछ मिलता है। फिलहाल यहाँ पर आप विधायक की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके द्वारा दी गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और उन्होंने नई एफआईआर के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है। अब उन्हें इस याचिका का जवाब किस तरीके से मिलेगा, क्या ये उनके हित में होगा या फिर उनके अगेंस्ट होगा,
ये समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है और कोर्ट आज इस जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है। इस पर भी अभी तक कोई भी मोहर नहीं लगी है। आपको बता दें कि आप विधायक ने जांच में शामिल होने के पहले सुरक्षा की मांग भी की है और ये दावा किया है कि उनके खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो तमाम आरोप जो है वो झूठे हैं, जिसके चलते कि उन्होंने ये जमानत याचिका दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। और इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि आज इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन सुनवाई क्या इनके फेवर में होगी या फिर इनके अगेंस्ट होगी वो समय जरूर बताएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है क्या फरार जो अमानतुल्लाह खान हुए हैं उन्हें किस बात का डर है? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और इसमें उनका फरार होना भी बड़े सवाल उन पर खड़े कर रहा है। जैसे ही एफआईआर उन पर दर्ज कर दी गई, वो 2 से 3 दिन हो चुके हैं फरार है और पुलिस को अभी कोई अता पता नहीं है। लेकिन इसके बाद उनके द्वारा कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल की गई कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। उज्जवल कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा, जिस तरीके से अग्रिम जमानत याचिका जो है वो दाखिल की गई है और यहाँ पर वो फरार चल रहे हैं, अगर सच नहीं है तो दौड़ना किस बात का, भागना किस बात से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। पूरा मामला देखिए ये है कि क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो सोमवार को जामिया नगर में 2018 में एक हत्या के प्रयास के मामले में एक भगोड़ा घोषित अपराधी था शाहबाज को पकड़ने की। तो आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी से बचने के लिए अमानतुल्लाह, जो कि ओखला के विधायक हैं, उन्होंने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक जमानत याचिका, ये पिटीशन फाइल की है और उन्होंने ये कहा है कि वो फरार नहीं हुए हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक ईमेल भी भेजा है जिसमें कि ये कहा गया है कि ये वो फरार नहीं है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही है। उज्जवल, अब ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक मेल भेजा है, ईमेल के जरिए उन्होंने ये कहा है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं, वो फरार नहीं हुए हैं और ये भी दावा किया गया है कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं, जिसके चलते कि उन्होंने अब सुरक्षा की मांग करते हुए जो यहाँ पर जमानत याचिका है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। उज्जवल, आप सुन पा रहे हैं? तो उज्जवल का संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ओखला के विधायक हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो उसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच उत्तराखंड की बात करेंगे। 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और बजट से पहले धामी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर, राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को भी मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में सड़क हादसे हो रहे हैं, किसी ना किसी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं और लगातार मासूम लोग जो है वो अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसके चलते कि ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी और राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 इसमें सबसे अहम प्रस्ताव माना जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें उत्तराखंड सरकार जो है अपने बजट को लेकर तैयार है, जहां पर आपको बता दें पहली बार देहरादून विधानसभा क्षेत्र में पेपरलेस सत्र जो है वो होगा और यहाँ पर सभी विधायक जो मौजूद रहेंगे उन्हें टैब के जरिए जो है यहाँ बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इससे पहले पेपर्स पर ये बजट पेश होता था, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ अगर बात की जाए तो इस बार ये देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र जो है वो अलग रहने वाला है, जहां पर कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है और विधायकों ने, आपको बता दें कि अब तक 500 प्रश्न यानी क्वेश्चन जो है वो इस बजट को लेकर सामने रखे हैं। तो 18 फरवरी से इस बजट की शुरुआत है और धामी कैबिनेट की बैठक जो है इसको लेकर हुई है। तो काफी अहम ये रहने वाला है, क्योंकि ये बजट उत्तराखंड के लिए आ रहा है और इसमें क्या क्या कुछ होगा, लोगों को क्या कुछ मिलेगा और उत्तराखंड के लिए सरकार क्या कुछ लाएगी, इस पर हर किसी के आगे बढ़ेंगे। जहां पर यूसीसी को लेकर बात करेंगे, हाईकोर्ट में चुनौती पर मंत्रियों को जवाब जो है वो दिया जा रहा है और कानून को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी लाना सही नहीं था और 3 साल तक इस पर मंथन किया है, ये भी कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो यूसीसी लागू किया गया है,
एक इकलौता राज्य, सबसे पहला राज्य जो है वो भारतवर्ष का उत्तराखंड बना, जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को धरातल पर उतारा गया। लेकिन इस कानून को लेकर अब नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको ये भी बता दें कि भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी, बसेड़ी निवासी मोहम्मद इकराम और फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अलमासुद्दीन सिद्दीकी ने इन याचिकाओं को दाखिल किया है, इन पिटीशंस को दाखिल किया है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को लेकर कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो सामने रखी है। तो बिल्कुल यहाँ पर फिलहाल हाईकोर्ट को लेकर अगर बात की जाए तो दाखिल याचिकाओं को लेकर कैबिनेट मंत्रियों ने यह भी कहा है कि सभी लोगों को यह अधिकार है कि वह अपनी बात को कह सकते हैं और अगर कानून पसंद ना आए तो कोर्ट में उसकी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन सरकार ने इस कानून को लाने से पहले 3 साल तक इस पर मंथन किया था, जिसके बाद ये लागू किया गया था। और यूसीसी पहला राज्य बना था जिसमें उत्तराखंड पहला राज्य बना था जिसमें यूसीसी जो है वो लागू किया। इसके बाद गुजरात में भी ये बात सामने आई कि वहां पर भी यूसीसी लागू होगा। फिलहाल यहाँ पर 3 साल मंथन जो है इस पर किया गया, सभी पहलुओं पर विचार विमर्श जो है वो किया गया और उसके बाद ये लागू हुआ। देखिए, जिस प्रकार से कुछ लोग जो प्रदेश में हमने यूसीसी लागू किया है, शायद वो इसका अध्ययन नहीं कर पाए और जिस प्रकार से उनकी भावना समान नागरिक संहिता के अनुरूप नहीं है या सोच उनकी नहीं है, जबकि इस समान नागरिक आचार संहिता में यानी यूसीसी में सबको समान अधिकार, सबको समान जो है चाहे शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी उसमें समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म जाति का किसी परंपरा से छेड़छाड़ भी नहीं किया गया है। लेकिन वो निहित स्वार्थ के कारण यदि उसमें वो हाई कोर्ट गए, ये उनका अधिकार हो सकता है। मुझे लगता है अंतोगत्वा उनको जो है हाई कोर्ट से भी अच्छी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो जिस प्रकार से लगभग 3 साल बड़े व्यापक अध्ययन करने के बाद, सभी स्टेक होल्डर से बैठने के बाद बड़े तरीके से इसको बनाया गया, तो मैं ये कह सकता हूँ जब मुस्लिम कंट्रीज यूसीसी लागू कर सकते हैं, ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग, संविधान में निहित है कि जो हमारा यूसीसी है उसको हम अनुच्छेद 44 के अंतर्गत लागू कर सकते हैं। फिर यदि इस प्रकार का जो प्रपंच रच रहे हैं तो अंतोगत्वा सत्य की जीत होगी। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। अब बात होगी पंजाब के हवाले से, क्योंकि आज चंडीगढ़ में अहम मीटिंग होने वाली है। 12 बजे का समय जो है वो तय किया गया है, जहां पर पंजाब कैबिनेट के सभी मंत्रियों की आज एक अहम बैठक होने वाली है। कुछ ही देर में सिविल सचिवालय में तमाम जो विधायक है वो पहुंचेंगे, कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर ये मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। करीब 4 महीने बाद ये कैबिनेट बैठक हो रही है, जिसमें कि तमाम मुद्दों को लेकर बात की जाएगी और कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की बात भी यहाँ पर पहले से ही कही जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि 12 बजे ये मीटिंग जो है वो होने वाली है, जिसके बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी और 4 महीने के बाद ये कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। जिसमें सबसे पहले अगर पंजाब को लेकर बात की जाए तो न्यू माइनिंग पॉलिसी पर चर्चा होने वाली है। कैदियों की जल्द रिहाई कैसे हो उन पर जो है वो चर्चा होगी और साथ ही साथ पंजाब की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर अगर बात की जाए तो जो कर्ज में पंजाब डूबा हुआ है उसे कैसे निकाला जाए, इस पर भी चर्चा जो है वो होगी और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल यहाँ माइनिंग पॉलिसी के प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा होने वाली है और काफी सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मंत्रिमंडल जो है इसमें मौजूद रहेंगे और महत्वपूर्ण फैसले जो है इस बैठक में कैबिनेट की लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब सरकार ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पर दोबारा स्टॉप ड्यूटी का प्रस्ताव भी ला सकती है और ये काफी ज्यादा अहम जो है पंजाब को लेकर बताया जा रहा है। बिल्कुल, इसी बीच अब बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि 1 साल बीत चुका है और 1 साल के बावजूद भी यहाँ पर लगातार किसानों की 13 सूत्रीय मांगे जो हैं वो पूरी होने का नाम सरकार नहीं ले रही है। और इसी बीच में किसान संगठन आज महापंचायत करने वाली है और आंदोलन के 1 साल पूरा होने के बाद ये महापंचायत, क्योंकि 11 फरवरी को
2024 को ये किसान जो है वो आंदोलन पर बैठे थे और 1 साल बीत जाने के बाद आज महापंचायत होगी और लगातार 13 सूत्री मांगों को लेकर अलग अलग, चाहे हम शंभू बॉर्डर की बात करें, खन्नौरी बॉर्डर की बात करें या फिर अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं वहां पर लगातार किसान पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर फिलहाल शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जो है वो जारी है और अपनी मांगों को लेकर लगातार ये डटे हुए हैं। लेकिन जगजीत सिंह ढल्लेवाल जो कि किसान नेता आमरण अनशन पर थे, फिलहाल उनकी हालत में सुधार जो आया है उसके चलते अब वो महापंचायत जो है वो भी करेंगे। तो इसी बीच आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बरेली को लेकर, क्योंकि वहां पर एक काफी अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां पर कि पुलिस की भर्ती परीक्षा हो रही थी और इस भर्ती परीक्षा के दौरान दौड़ करते समय यानी कि रनिंग करते समय कुछ अभ्यर्थी जो है वो गिर गए और गिरने से 6 अभ्यर्थियों के पांव में फ्रैक्चर हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ये अजीबोगरीब मामला जो है वो बरेली से सामने आया जहां पर 6 अभ्यर्थियों को चोटें आई हैं, उनके पांव में फ्रैक्चर इस भर्ती की दौड़ के दौरान हुई है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, पुलिस भर्ती के दौरान दौड़ जो है वो सभी बच्चे अभ्यर्थी और इस वक्त सभी जब इकट्ठे दौड़ रहे होते हैं तो इसमें ये सिचुएशन जो है वो बनी होगी जहां पर 6 अभ्यर्थियों की फिलहाल गिरने के कारण जो है पांव फ्रैक्चर हो गया है और यहाँ पर उन्हें तुरंत अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया, एम्बुलेंस को बुलाया गया और सभी का इलाज जो है वो चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें बदायूं के यहाँ पर पूरे मामला पेश आया है और कई ऐसे बच्चे हैं, लगभग 6 जो है अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं जिनके पांव में फ्रैक्चर हुआ है और तस्वीरें आप देखिए, ये उसके बाद है जब भर्ती परीक्षा के लिए दौड़ लगाने वो पहुंचे थे और उनका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद अस्पताल उन्हें ले जाया गया। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता बरेली से रुपेंद्र कुमार ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किन परिस्थितियों में ये पूरी जो घटना है वो पेश आई। रुपेंद्र, आप बताइएगा, 6 अभ्यर्थियों के पांव में फ्रैक्चर हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि पहले भी कई बार पूरे देश में कई बार भर्ती परीक्षाएं होती हैं और इस तरीके की दौड़ों का आयोजन होता है। अब ये किन सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में ये पूरा जो वाकया है, ये जो घटना है वो पेश आई है, वो बताइएगा। देखिए रूपाली जी, मैं वो बताना चाहूंगा, बरेली में पुलिस भर्ती चल रही है जिसमें अभ्यर्थी कई जिलों के अभ्यर्थी आए हुए थे और ये ग्राउंड बना हुआ है उसमें भर्ती चल रही थी। भर्ती के दौरान कुछ लोग जो है आधा राउंड बाकी बचा हुआ था, कुछ लोग उसका जरा था यानी 25 मिनट की या 50 मिनट की दौड़ बची थी। उसी समय जो है इनके लगातार ये 6 लोग अभ्यर्थी जो गिरे हैं और गिरने के बाद जो इनके पैर में जो फ्रैक्चर हुआ है। बड़ी बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का प्रशासन की कहीं ना कहीं कमियां रही है कि उस फील्ड को पहले से चेक नहीं किया गया या उसमें कहीं गड्ढे थे। बोला इस तरह से लास्ट राउंड में ही ये 6 लोग लास्ट राउंड में गिरे हुए हैं, जिनकी मौके पर जो है एसएसपी अनुराग सिंह पहुंचे हुए हैं, डीएम बरेली पहुंचे हुए हैं, उनको जो है तुरंत जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, एम्बुलेंस की व्यवस्था तुरंत की गई थी। लेकिन खामियां कुछ इस तरह की नजर आ रही है कि फील्ड में इस तरह का क्या था जो कि 6 अभ्यर्थी एक साथ गिरे जिनके पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है। बिल्कुल रुपेंद्र, इसको लेकर अब क्या कुछ आगे कार्रवाई की है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि अगर भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है, दौड़ जो है वो करवाई जा रही है, तो उससे पहले ग्राउंड की चेकिंग होना, क्योंकि वहां पर बहुत सा नंबर है अभ्यर्थी पहुंचेंगे और इसमें अगर ये नंबर और ज्यादा होता तो बहुत बड़ा सवाल जो है प्रशासन पे खड़ा हो सकता था। बहुत बड़ी बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है और यहाँ पर भी कई जिलों के अभ्यर्थी आए हुए थे, बदायूं, बिच्ची, एटा, अन्य जिलों के जो अभ्यर्थी आए हुए उनका यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, लेकिन इसी बीच में हम आपको तस्वीरें अब राज्यसभा से दिखाएंगे जहां पर राज्यसभा की कार्यवाही लगातार चल रही है और ये सीधी तस्वीर आप देखिए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कुछ कह रहे हैं। So rather than being technical, even the Honorable Minister Bhupendra Yadav wanted to raise a point of order. I am fully alive to the rules. Rule 91 generates a constant on me, Ram Gopal ji, that at the time of presentation this is not allowed. Finding mood of the House and to ensure that our accountability to the people, हमारा उत्तरदायित्व जनता की तरफ है, सार्थक चर्चा हो।
तो इस We विषय seek पर your कुछ कहना protection, चाहते sir. हो? Please. Sir, no. We seek your protection. Please. You are the custodian not Go only of ahead. this Go ahead. house, sir. Make your contribution. You are the second highest office in the country, sir. So we work under the constitution as well as set by the rules, as well as the rulings given by the earlier on you, sir, the chairman. But how we deviate from that, sir? Any report whichever is submitted to the house, if a member in the committee is disagreeing with the report, sir, he is allowed to give a dissent note. That should also accompany. All the past reports have accompanied with the dissent. Why that should be deleted and how the chairman is entrusted with that power, the chairman of that committee, sir. You have to come to our rescue and protect the rules and the proceedings. I have taken note of it. Functioning of the... Shri Sanjay Singh. Sanjay, you and some members have made a presentation to me. Yes, you and some members have made a presentation to me also. This is receiving my attention. Anything more? सर, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत आभार सर। इस विषय पर मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की श्री भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव, first hear the minister. Allow me to 1 second. No, I will allow the honorable minister. Sir, point please. Honorable minister. सर, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर Honorable minister, please. सर, and look at me. सर, सदन में दो विषय कहे गए हैं। पहला, तिरुचि शिवाजी हमारे सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने रूल 274 कोट किया। 274 रिलेटेड विद द स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन पार्लियामेंट में सेलेक्ट कमेटी का जो प्रोसीजर है वो रूल 72 से लेकर रूल 90 तक दिया गया, और रूल 72 से लेकर लीडर ऑफ द हाउस लिसन टू Now I request the leader of opposition to ensure protection. He is speaking. Let everyone listen to him. Now I request the leader of opposition to ensure that the house is in order and the members of the opposition are on their place, and then the house should continue. Take your seat. Honorable members, I will be constrained before the house ends proceedings today. I may take serious steps, severe steps. You would like to say something, Bhupendra ji? Go ahead. सर, सेलेक्ट कमेटी का प्रोसीजर रूल 72 से लेकर रूल 92 तक दिया गया है, जिसमें पावर जो है चेयरमैन की वो रूल 90 के रूल 7 सब रूल 1 में दिया गया है। क्या कर रहे हो? मैं रूल 7 का सब रूल 1 पढ़ रहा हूं, जिसमें चेयरमैन को पावर देके लिखा गया है, इफ ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन द कमेटी ऑफ मिनट ऑफ डिसेंट कंटेन्स वर्ड फ्रेजेस और एक्सप्रेशन विच आर अनपार्लियामेंट्री, इररिलेवेंट और otherwise inappropriate, he may order such word, phrases or expression to be expunged from the minutes of dissent. ये पावर तो रूल्स में दे रखी है, और ये जो रूल्स की पावर है ये आपके समय के बने हुए। सर, जब रूल्स के अंदर पावर है, उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पार्ट ऑफ हाउस है, जब रिपोर्ट यहाँ पर आए तो ये चर्चा कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट के चेयरमैन
रहे थे राज्यसभा से, जहां पर कि अभी भी फिलहाल विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल न्यूज रूम में लूंगी इजाजत। नमस्कार।